मैं जय कृष्ण गोस्वामी राजा से भिखारी का कहानी सुना रहा हूँ। इसी नगर में एक राजा राज करता था। राजा बहुत लोकप्रिय राजा था। अपने प्रजा को अपना संतान समझता था और अपने प्रजा को अपने संतान के समान रखता था। किसी प्रकार का भेदभाव नहीं रखता था। राजा प्रत्येक रात में घोड़े पे सवार होकर के अपने राज के गली गली में घूमता था कि कौन खा करके सोया है, कौन दुख से रोता है, इसे खाना नहीं मिला है, इसके घर में खाना नहीं बना है। राजा ये प्रत्येक रात देखता था। इसके घर में खाना लेट से बनता था। राजा समझ जाता था कि इसके घर में खर्चा नहीं है। उसे तुरंत अपने सिपाही से ऑर्डर करके उसके घर में दाल, चावल, आटा, चीनी अत्यंत सामान उसके घर में डाल देता था। किसी को रात में रोता हुआ देख करके राजा सिपाही बन करके उसके घर में जाता था और उसे बीमार देखने के बाद तो तुरंत वैद्य को बुलाता था और उसे इलाज करवाता था। राजा का प्रतिदिन का यही कहानी था कि रात में घोड़ा लेकर के घूमना। बहुत दिनों के बाद जब राजा का तीसरापन बीत गया तो चौथापन में राजा को एक बेटा पैदा लिया। एक बेटा पैदा लेने के बाद राजा को तो वृद्धावस्था में बेटा हुआ। बेटा जब 10 साल का हुआ तो राजा का घरवाली रानी मर चुका। रानी मरने के बाद राजा का हाथ खाली हो गया। अब घर की लक्ष्मी तो नारी होता है। अब राजा की घरवाली लक्ष्मी तो विदा हो गया। अब तो राजा अकेला पड़ गया। अकेला पड़ने के बाद राजा के बेटा राजा का बेटा एक राज से दूसरी राज पे चढ़ाई करने लगा। चढ़ाई करने के बाद दूसरे राजा से युद्ध करने लगा। दूसरा राजा ने इस राज पे हमला करते करते इसका आधा राज छीन लिया। अब इस राजा का लड़का उस आधा राज को घुमाने के चक्कर में अपना सारा सेना को मार दिया और आधा राज छीन जाने के बाद राजा उसी शोक से राजा का मृत्यु हो गया। राजा को मरने के बाद राजा का लड़का जुआ खेलने लगा। जुआ खेलते खेलते अपना सारा संपत्ति हारने लगा और धूमपान का सेवन करने लगा। धूमपान का सेवन करना और जुआ खेलना उसका अत्यंत आवश्यक था। कुछ ही दिनों के बाद राजा का लड़का सारा राजपाट, सारा धन दौलत जुए और धूमपान में हार गया। हारने के बाद राजा का लड़का ने सोचा, मैं अगर इस राज में मेहनत और मजदूरी करूं तो मेरे राज का लोग मुझे देख करके हंसेगा। अब तो मुझे घर के सिवा कुछ है ही नहीं। तो मैं ऐसा करता हूँ, मैं एक राज से दूसरे राज चला जाता हूँ और वहाँ जाने के बाद मैं किसी राजा के यहाँ मुंशी या दीवान में हम नौकरी रह जाएंगे। नौकरी रहने के बाद वहाँ से पैसे कमा करके लाएंगे तो अपने राज में फिर से मैंने सेना का तैयारी करेंगे और युद्ध में जाएंगे और अपना राज वापस कर लेंगे। ये सोच करके राजा का लड़का एक राज से दूसरे राज चला गया और दूसरी राज में जाने के बाद उन्होंने दूसरे राजा के राज दरबार में जा कर के सिपाही से बोला, ये सिपाही साहब, मुझे किसी प्रकार नौकरी में हमें रखवा दो। मैं बहुत गरीब और बहुत भूखा इंसान हूँ।
मुझे नौकरी में रखवा दो, नौकरी में रखवा दो। सिपाही इसका दर्द भरा आवाज़ सुन करके इसका नम्रता भाव सुन करके उससे बोला, हे मुसाफिर, मैंने तुझे राजा के यहाँ मुनीम में नौकरी रखवा दूंगा। सिपाही ने राजा के पास गया और बोला, हे राजा साहब, एक मुसाफिर बिल्कुल राजकुमार के समान, सूरज के समान सुंदर, चांद के समान चमकता हुआ एक मुसाफिर आया। वो मेरे सामने रो रो करके बोलता है कि मुझे राजा के यहाँ नौकरी में रखवा दो, नौकरी में रखवा दो। मैंने इससे बोला कि हे भाई मुसाफिर, मैंने तुझे मुनीम में रखवा दूंगा। राजा ने बोला, जाओ उसे आदर सत्कार के साथ मेरे पास ले आओ। उसे मुसाफिर को बुला करके राजा के पास ले आया। राजा के पास लाने के बाद राजा ने उसे देखने लगा। उसे राजा को देख करके उसको चक्कर आने लगा कि हाय, ये वास्तविक में इसी राजा का लड़का है, राजकुमार है, मैं इसे क्यों ना मुनीम में रख लूँ। उसे मुनीम में रख लिया और उसका कारोबार काम धाम देख करके उन्होंने सोचा, हो सकता है कोई राजा इसके राज पे चढ़ाई कर दिया होगा, इसका राज छीन लिया होगा और ये राजा के डर से वहाँ से भाग गया। मैं क्यों ना अपनी छोटी बेटी से इसका शादी कर दूँ और खूब ढेर सारा संपत्ति इसे दे दूँ, जो अपने यहाँ जाएगा और ऐसा ज़िंदगी बिताएगा। राजा ने भल दिन का दिन और सोम मंगल मरवा और भल दिन का दिन और सोम दिन विवाह का दिन रखा। मंगल मरवा और बुध विवाह, बुध के दिन विवाह कर करके उसे तय तमन्ना कर दिया। अब मुनीम जी और राजा की बेटी ऐश करने लगा। ऐश करते करते कुछ दिन बीत जाने के बाद राजा की लड़की ने मुनीम से बोला, ये मुनीम जी, आपके पास घर है या नहीं? बोला, हाँ मेरे पास तो घर है। तो बोला, जब घर है वो ससुराल में रहने से तो 3 फायदा होता है। बोला, क्या फ़ायदा होता है? कल के, ओ देखने में तो आप लगते हैं, जो आपका सुंदरता से सूरज का रोशनी निकलता है और चांद के समान चमक निकलता है, लेकिन आपको ये ज्ञान नहीं है क्योंकि ससुराल में रहने से 3 फायदा मिलता है। बोला, हे प्राण प्यारी, मुझे इस चीज़ का जानकारी नहीं है जो ससुराल में रहने से 3 चीज़ का फायदा होता है। बोला, एक, माँ का शादी कर दो अपने ससुराल में, बहन का शादी कर दो अपने ससुराल में, बाप को जूते का माला पहना दो अपने ससुराल में। तो बोला, फिर क्या किया जाए? बोला, जो भी मेरा बाप देता है इसे लेकर के अपने घर चलें और अपने घर पे ही मेहनत मजदूरी करके हम खाएंगे। अब मुनीम राजकुमार को ये बात दिमाग में सेट आई। जो ये लड़की के साथ ये राजा जो कुछ धन संपत्ति देगा, इसे लेकर के मैं फरार हो जाऊंगा, लड़की को चाकू मार करके कुएं में धकेल दूंगा। लड़की यहाँ कुएं में मर जाएगा और हम सारा संपत्ति लेकर के अपने राज को चले जाएंगे और वहाँ ऐश का जिंदगी बिताएंगे। सुबह होते ही लड़की अपने माँ से बोला, हे माँ, मेरा शादी तो मुनीम जी से करवा ही दिया, तो मैं मुनीम जी के साथ मैं अपना घर को जाऊंगा, मेरा विदाई कर दो। ये बात सुन करके उसकी माँ ने उसका विदाई का तैयारी करने लगा। उसे ढेर सारा सोना चांदी जेवरात का एक गट्ठर बना के दिया और उसे सम्मान के साथ विदा कर दिया। अब मुनीम राजकुमार ने उसे लेकर के अपने घर की ओर चल दिया। जाते जाते एक घना घोर जंगल में पहुंच गया। घना घोर जंगल में पहुंचने के बाद उन्होंने एक पेड़ के पास रुक गया और बोला, हे प्राण प्यारी, आज इसी पेड़ के पास रुक जाना है और भर रात रुकने के बाद
सुबह होते ही अपने घर को चले जाना है। तो जाओ और कुएं से एक बाल्टी पानी भर के ले आओ, मैं पीऊँगा। ये तो अपनी पत्नी का फर्ज है। अब जैसे ही राजा की लड़की कुएं में पानी भरने के लिए गया, उन्होंने चाकू मारने का प्रयत्न किया, लेकिन चाकू तो नहीं मारा गया, लेकिन उस लड़की को पीछे से कुएं में धकेल दिया और सारा संपत्ति लेकर के वहाँ से भाग लिया। लड़की, उसी राज के कुछ लोग वहाँ आए और कुएं में पानी भरने लगा। उन्होंने लड़की ने बोला, ओ भाई कौन हो, मुझे थोड़ा निकाल दो। मैं अपने पति के साथ जा रहा था, मेरे पति को डाकू लुटेरे ने मार करके कहाँ फेंक दिया पता नहीं, और मुझे कुएं में धकेल दिया। अब वहाँ के लोग उन्हें निकाल दिया और लड़की लौट करके राजा के यहाँ आ गया। और वो लड़का सारा जबरात की गट्ठर लेकर के अपने घर को चला गया। घर को जाने के बाद वो सारा सोना चांदी बेच करके ऐसा आराम से अपना जिंदगी बिताने लगा। जब कुछ ही दिनों के बाद उसका सारा संपत्ति नष्ट हो गया, तो मन ही मन सोचने लगा, मैंने तो राजकुमारी को चाकू मार के कुएं में तो धकेल ही दिया। अब मैं जाता हूँ राजा के पास और राजा से कहूँगा, हे राजा साहब, आपको नाती हुआ है। और नाती का नाम कहने के बाद राजा फिर से बहुत ढेर सारा संपत्ति देगा। उस संपत्ति लेकर के मैं आ जाऊँगा और फिर से ऐसा जिंदगी बिताऊँगा। अब राजकुमार ने अपने ससुराल को चल दिया, घोड़े पे पलान कस दिया और घोड़े पे बैठ गया और अपना राज मुकुट लगा लिया और घोड़े को एड़े का इशारा दे दिया। घोड़ा तेजी से दौड़ने लगा। दौड़ते दौड़ते राज दरबार के आसपास आ गया। राज दरबार के गेट के पास जैसे घोड़ा पार करता है कि राजकुमारी उसे देख करके हंसने लगा। अब राजकुमारी को देख करके राजकुमार बहुत शर्मिंदा हो गया। राजकुमारी ने बोला, हे राजकुमार, शर्मिंदा करने का कोई ज़रूरत नहीं। तूने जो मेरे साथ घटना किया, ये घटना मैंने अपने माँ बाप को नहीं बताया हूँ। मैंने अपने माँ बाप से ये बताया कि मेरे पति को डाकू मार करके कहाँ फेंक दिया, इसका कोई पता नहीं, और मुझे इस कुएं में धकेल दिया। मैंने कुएं से निकल करके यहाँ आ गया और मैंने तेरा इंतजार कर रहा था। अब राजा का दिल बहुत खुश हो गया और राजा राजकुमारी को गले से लगा ली। गले से लगाने के बाद वो राजमहल में चला गया और दोनों ऐश का जिंदगी बिताने लगे। फिर कुछ दिनों के बाद ये राजकुमार ने बोला, हे राजकुमारी, हे प्राण प्यारे, अपने माँ बाप से बोलो कि तेरा विदाई कर देगा। मैं तुमसे हाथ जोड़ता हूँ, मैं तेरा पाँव पड़ता हूँ कि मैं अब तेरे साथ कोई घटना और दुर्घटना नहीं करूँगा, मुझे माफ़ कर दो। लड़की ने फिर से अपने माँ बाप को बोला कि मुझे विदाई कर दो, मैं अपने राजकुमार के साथ अपने घर को जाऊँगा। उस बार तो राजकुमार को डाकू मार के फेंक दिया था, लेकिन इस बार मैं भी घोड़े पे चढ़ करके जाऊँगा। राजा ने फिर से उतना ही संपत्ति दिया और अपने बेटी दामाद को विदा कर दिया। राजकुमार फिर उसे ले गया और एक कुएं के पास जा कर के तलवार से राजकुमारी का गर्दन काट करके कुएं में डाल दिया और सारा संपत्ति ले करके अपने घर चला गया। घर जाने के बाद फिर से जुजुआ और धूमपान का सेवन करने लगा, सारा संपत्ति नाश कर दिया। अब तो राजकुमार को दोबारा राजा के यहाँ जाने का कोई मौका ही नहीं रहा। अब राजकुमार ने उसी राज में गांव में भीख मांगता था और धूमपान करता था। भीख मांगने के बाद रात में अपना घर आ जाता था और धूमपान कर लेता था। तो राजकुमार ने बोलता था, मांग चांग के खाते हैं, किसी के दरवाजे पे नहीं जाते हैं, और कितने मान और मर्यादा से रहते हैं। वही भिखारी पूरे दिन भीख मांगता है और रात में जो धूमपान कर देता है वो एक राजा के समान हो जाता है। तो राजकुमार धूमपान करने के बाद बोलता था
कि मांग चांग के खाते हैं, किसी के दरवाजे पे नहीं जाते हैं और कितना मान मर्यादा से रहते हैं। और भिखारी राजकुमार का कहानी समाप्त हो गया।